हेलो नमस्ते आप सभी को। मैं आकाश यादव, आप सभी को आपके YouTube चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इससे पहले की क्लास में मैंने गॉस थ्योरम के बारे में बताए थे और गॉस थ्योरम के बारे में नहीं मतलब गॉस थ्योरम के छोटे छोटे पॉइंट के बारे में बताए थे, उस जो कि गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन करने में ज़रूरत होती थी उसके बारे में बताए थे। ठीक है, और जैसे कि हम सॉलिड एंगल का बात किए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात किए थे। आज मैं जो इसको लेके चलते हैं गॉस थ्योरम के बारे में, ये कम्प्लीटली बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो गॉस थ्योरम ध्यान दीजिए, ये जो है बेसिस किस पे रहता है, तो क्लोज सरफेस पे बात करता है। इसका भी सारा क्रेडिट क्लोज सरफेस पे, बंद सरफेस बंद होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा क्लोज सरफेस होता है क्या। हम इस कोना में थोड़ा सा बात करते हैं, एक बार देख लीजिए। हमारा बंद, मान के चलिए कि ये हम इस तरह का बात करें तो ये हमारा सरफेस बंद नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक सरफेस है लेकिन बंद नहीं है, क्लोज नहीं है। इसको जब ऐसे हम घेर देंगे तो ये क्लोज हो गया। इस तरह से करके इसको हम बंद कर दिए तो ये हमारा क्लोज सरफेस हो गया। यानी कि किसी शेप और साइज का हो सकता है लेकिन क्लोज रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्लोज। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्लोज किए, ठीक है। और इससे पहले हम फ्लक्स बताए थे, फ्लक्स बराबर हम फॉर्मूला बताए थे, डिराइव करके बताए थे। ई डी ए कॉस थीटा हुआ था। क्या हुआ था? ई डी ए कॉस थीटा। और हमें मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला हुआ है, तो कंप्लीट यहाँ पे एरिया भी लेंगे। ठीक है, तो ए लेंगे। ठीक, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स वहां संभव है, वहां पॉसिबल है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया में होगा जिस एरिया का वैल्यू क्या है? कंप्लीट ए होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब वहां चार्ज अवश्य रहा होगा, क्योंकि बिना चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्ज होगा, यानी ए वाले एरिया में चार्ज होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो फ्लक्स मिला, लेकिन कंप्लीट एरिया में कंप्लीट फ्लक्स मिला। ठीक है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी हम बात किए थे क्लोज सरफेस एरिया का बात किए थे, यहाँ भी हम क्लोज सरफेस एरिया का ही बात किए थे। तो यहाँ तो हम गॉस थ्योरम में भी क्लोज सरफेस की ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका स्टेटमेंट करता है गॉस थ्योरम का कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज अवस्थित है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इसका मतलब है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो इसका स्टेटमेंट करता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इनक्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंटेड इनसाइड द सरफेस, क्लोज सरफेस, एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। कहने का मतलब इस क्लोज सरफेस बंद पृष्ठ के अंदर में जो टोटल चार्ज है, इस बंद पृष्ठ के अंदर में जो टोटल चार्ज है, वो चार्ज एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम गॉस थ्योरम कहते हैं, के अनुपात को गॉस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, और गॉस थ्योरम, और ये जो है टोटल चार्ज और निर्वात की विद्युतशीलता के जो अनुपात होता है टोटल फ्लक्स के बराबर होता है, क्योंकि जितना चार्ज इसके अंदर में उपस्थित है उतना ही फ्लक्स मिलेगा। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स मिला, और कंप्लीट फ्लक्स तो कंप्लीट एरिया में। सीधी सी बात है, यहाँ देख लीजिए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यही फ्लक्स पास कर रहा है इस क्लोज सरफेस से। ठीक है, तो क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिला तो हमें फ्लक्स भी क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम जो बात हमने बोला है वही बात हम लिखे हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरते हैं, तो मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरते हैं, तो वो बराबर हुआ टोटल चार्ज और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात का। नहीं, कुछ सब चीज भूल जाओ, एक चीज याद रहना चाहिए, किसी
बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान बराबर होता है उसके अंदर में उपस्थित टोटल चार्ज और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात का। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सीधी सी बात। देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे सिर्फ लिखावट पे ध्यान देते हैं तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता है, और किसी भी टीचर की सिर्फ लिखावट पे ध्यान देते हैं तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है। बताते हैं क्यों हम बोले ये बात, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी मायने रखती है लेक्चर, और हम जितना बात जो बताते हैं उस बात में पे ध्यान दीजिए। उस बात को मतलब एक ही टॉपिक के बारे में दो तरह से बात बोलते हैं, लेक्चर करते हैं तो बोल देते हैं, तो उसमें ध्यान देना है। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, मिला के बोलते हैं। इसका मतलब है ये कि हमारा अगर बिहार बोर्ड वाला को मान के चलिए कुछ ऐसा वर्ड आ जाए हिंदी में भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड आपको याद रहेगा तो वो समझ जाइएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले को भी इससे हेल्प मिल सकता है कि कुछ ऐसा वर्ड है कि इंग्लिश में बोल गया कि हिंदी में कुछ पता रहेगा, तो ये हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हम कंप्लीट फ्लक्स जो है बराबर के कंप्लीट एरिया होना चाहिए। तो कंप्लीट एरिया कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन लगा दिए तो डी बरका ए मिल जाएगा, तो कंप्लीट फ्लक्स। और यही ये वैल्यू इसके बराबर टोटल चार्ज और निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेट, दिस थ्योरम स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इनक्लोज सरफेस, टोटल इनक्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स जो पास करेगा वो फ्लक्स कितना होगा, तो फाई होगा पासिंग थ्रू इनक्लोज सरफेस। अच्छा से लिखना है, इनक्लोज surface area is equal to the ratio of total charge presented inside the closed surface and permittivity of vacuum। तो permittivity of vacuum, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश एवं निर्वात विद्युतशीलता के अनुपात क्या होता है, बराबर। ठीक, क्लियर है। अब इसको हम डिराइव करेंगे, ये बात तो उनका भी इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, लेटेस्ट हमने कंसीडर दैट क्लोज सरफेस एरिया, माना कि हमने एक क्लोज सरफेस बंद पृष्ठ का निर्धारण किया। ये कंप्लीट एरिया है, डी एलिमेंट्री एरिया यानी अल्फा बेस है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप जो इस सेट को मिटा देते हैं। बहुत इजी है इसका जो है डिफिनेशन, इसको डिफाइन करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो
चलिए अब हम इधर बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसको देखना है कितना होगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r गुना Q बटे R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लें। ठीक है, चलिए तो आज इसमें ये चीज हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मिल गया। ठीक है, अब ये देखना है कि इस छोटा सा एरिया डीए में कितना फ्लक्स ये पास कर रहा है। इस छोटा सा एरिया में कितना फ्लक्स पास कर रहा है, टोटल फ्लक्स देखना है। तो पहले छोटा एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डीए लिखेंगे अल्फ क्षेत्रफल डीए के लिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, तो लिखेंगे छोटा सा फ्लक्स मिलेगा हमें छोटा सा एरिया डीए में। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते हैं, डे फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हम पढ़ते हैं, ए डी ए कोस थीटा पढ़ते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो ए बी कोस थीटा होता है। तो इसके कारण हमने क्या किया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ई डी ए कोस थीटा। इसके पैटर्न पे हमने इसको लिखे हैं। तो अब इसका बात करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो अभी मिला है छोटा सा एरिया के लिए यानी डीए के लिए मिला है। इस डीए एरिया के लिए मिला है तो हमें तो इससे तो कम चलेगा नहीं, क्योंकि हमारा एरिया थोड़ी ना कितना ही दूर है, पूरा एरिया भी निकालना है। तो छोटा सा एरिया में हमारा फ्लक्स क्या मिला है, तो d5 मिला है। इस हिसाब से हमें इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जोड़ देंगे तो हमें बड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि हमें जब कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा गॉस थ्योरम प्रूव होता है कि नहीं होता, हम आगे की बात करेंगे। चलिए तो हम लिखेंगे नाउ complete electric flux, now for complete electric flux, now for complete electric flux यानी पूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट माना हुआ है तो इसको हम सेकेंड मान लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मानेंगे बाबू, तो सेकेंड मानेंगे। तो अब ध्यान देना, तो हम
सेकेंड को बड़ा करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें छोटा फ्लक्स मिला, क्योंकि छोटा सा एरिया हम काटे थे, तो छोटा सा एरिया हमारा ये रंगीन भाग है, तो छोटा सा एरिया में हमें फ्लक्स जो मिलेगा जाहिर सी बात है छोटा मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, ठीक है। तो हमें छोटा सा एरिया में छोटा सा फ्लक्स मिला है, हमें बड़ा चाहिए, तो बड़ा के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां से हम देख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो चुका है, कोई बात नहीं, यहां से हम ले लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। इधर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे क्योंकि बड़ा करना है, तो दोनों सेट करना। चलिए अब हम थोड़ा सा बस इसमें हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बात कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिए, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर जो है थर्ड है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम इधर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और 2 लाइन और लिखना, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इधर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अब हम इधर चल रहे हैं, तीर का चिन्ह इधर देखिए, इधर हम चल रहे हैं। अब देखिए छोटा छोटा फाइव को हम जोड़ेंगे, छोटा छोटा फाइव जोड़ेंगे तो बड़ा फाइव मिलेगा। अरे भाई छोटा छोटा को हम जोड़ेंगे तो बड़ा मिलेगा, नहीं होता है तो यहाँ से हम देख लेते हैं, तो छोटा छोटा को हम जोड़ेंगे तो बड़ा मिलेगा, क्या मिलेगा बड़ा, तो बड़ा फाइव मिलेगा। और यहाँ से देखिए इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 दे देते, क्योंकि कोई भी डेरिवेशन हम एयर में मान के करते हैं, एयर में एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना 1 हम रख दिए, क्यू बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पे है डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा का यहाँ पे है, यही हम लिख देते हैं कॉस थीटा, ठीक है, डी ए कॉस थीटा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे, ये जो हम वैल्यू रखे कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिया है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो चलिए और एक चीज एंड करके हम और एक चीज हम लिख सकते हैं, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, चलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, आगे हम बात करेंगे। तो फाई बराबर मिल गया हमें। अच्छा इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे फ्लक्स, यहाँ पे ये जो हमारा इंटीग्रेशन है बाबू, ये हमारा इंटीग्रेशन है, लेकिन इसमें ऐसे क्यों लगा, क्योंकि हम फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बीच में हम मतलब 0 दे देते हैं। फ्लक्स लगता है कि जहां दिखेंगे तो हमें ये पता चल जाए कि हम फ्लक्स का डिफरेंशिएशन किया है, इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा वेरिएबल जो है, हमारा वेरिएबल क्या है, तो हमारा वेरिएबल एरिया यहाँ पे है डीए है, तो डीए हमारा वेरिएबल है, एक बात बाकी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जो रहता है तो बाहर निकल जाता है, वेरिएबल के साथ जब कोई भी कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और हमारे q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन जो होगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फाई बराबर जो मिलेगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना ई पूरा के मिला के हम लिख सकते हैं डी ओमेगा। याद कीजिए हम बताए थे कि सॉलिड एंगल में ये बात हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम करते हैं, चलिए और 2 स्टेप जाएंगे, बस हो गया हमारा, वैसे भी फाइनली निकल चुका है, थोड़ा सा हम बात करेंगे और, ठीक है। तो इधर हम मिटाते हैं,
चलिए थोड़ा सा हमें लिखना है, तो अब हम इधर की ओर चलते हैं, यानी कि हमें फाई जो है मिलेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना, अच्छा डी ओमेगा को जोड़ेंगे तो बड़ा ओमेगा मिलेगा, चूंकि dx का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है कि x होता है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, इसका dx का इंटीग्रेशन x, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, और ओमेगा बराबर हम घनकोण में पढ़े थे 4 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू? तो 4 पाई के बराबर होता है। चलिए 4 पाई, अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, तो हमें फाइनली जो मिलेगा फाई बराबर Q/एप्सिलॉन, और फाइनली हमें प्रूव हो चुका है गॉस थ्योरम। जब प्रूव हो जाए तो इस तरह से हम पेन मार देंगे, ठीक है। चलिए तो ये बात अच्छी तरह से हमें समझ में आ गई, ठीक। तो हमारा गॉस थ्योरम कंप्लीटली यहाँ पे प्रूव हो चुका है, और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आज का क्लास यहीं तक रहेगा, और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा, जो कम से कम इस चैनल को जो है एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन होता है उसको दबाइए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। और क्या कहते हैं, और शेयर करना ना भूलिएगा, और शेयर अपने दोस्तों ग्रुपों में, अपने रिलेटिव और दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। और क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत सारे मेरे भाई बहने जो है दोस्तों सब वैसे बैठे हुए हैं, कम से कम हेल्प तो हम लोग की तरफ से और आपकी तरफ से उसको मिल सके। और आप लोग इतना सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं लाइव के लिए जल्दी अप्रोच हो सकूं, और आप लोगों के साथ में लाइव जब आ जाता हूं तो समझ लीजिए आप लोग का सारा काल कष्ट दूर हो जाएगा। और गारंटी दे देते हैं, जिस कोर्स के लिए आप पटना कोटा के मतलब जाते हैं और लाख रुपया खर्च करते हैं, और कोर्स खरीदने में ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, फिर भी कोर्स खरीदने में, तो वो रुपया आप अपने गार्जियन को आप जो है हेल्प कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, और सारा ये नहीं कि आपको जो है और पूरा कंप्लीटली रूप से हम फेस टू फेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो और आप लोग से ये उम्मीद है हमारा कि आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। चलिए तो फाइनली हमें जो है इसका क्या कहते हैं गॉस थ्योरम को हम फाइनली प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, टेक केयर।